एक मेरे लिए। जब कोई पूछे हमारे बारे में तो हमारी एक पहचान लिख देना, उठाना खंजर और छाती पे बागी बलिया हिंदुस्तान लिख देना। चलो इस बात के साथ आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जानने वाले हैं हमारा जो एनवायरनमेंट है वो कितना ज़्यादा एंडेंजर्ड सिचुएशंस में है और इस एनवायरनमेंट को बचाने की हमें क्या है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरनमेंट, जो कि एक पूरी बुक है, समझ लो एक बुक है, जिसको कोशिश करेंगे हम बहुत शॉर्ट वीडियो में थोड़ा सा अच्छे से क्या कर पाए, इजी लैंग्वेज में इस चीज़ को समझ पाए। ये हमारा इंडिया का क्या है, मैप है। अब आप जानते ही हो कि एनवायरनमेंट जो होता है बहुत ज़्यादा क्या करता है, हर चीज़ पे इम्पैक्ट डालता है। आपका एनवायरनमेंट आपके क्लॉथ्स पे, आपके कल्चर पे, आपके ज्योग्राफी के, आपके पॉलिटिक्स पे और आपके इकोनॉमी पे, ये सारे चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसी की वजह से इसका जो इम्पैक्ट होता है बहुत लार्ज अमाउंट में होता है। अब कोई पूछेगा जम्मू कश्मीर एग्रीकल्चर में आगे क्यों नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर हो ही नहीं सकता एग्रीकल्चर में आगे, वहाँ लैंड फर्टाइल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी से पूछा जाए कि चम्मच में खाना क्यों खाते हो, तो चम्मच में खाने का सिस्टम जो था वो कहाँ का था, जम्मू कश्मीर में था, क्योंकि ठंड में बार बार हाथ नहीं धो सकते हो। और हम लोग का टेबल चाहिए, डाइनिंग टेबल खाने को चाहिए। ये ज्यादातर किसके लिए होते थे डाइनिंग टेबल, उनके लिए होते थे जो एरिया में ठंड में रहते हैं, जमीन पे बैठ के नहीं खाते, हम गाँव में नीचे बैठ के खाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा जो बुर्का पहनने का सिस्टम है वो इंडिया में रहता है। अगर आप जाओगे राजस्थान थार डेजर्ट की तरफ तो बुर्का पहनना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट वहाँ का उसका एफोर्डेबल फेवरेबल नहीं है। तो यहाँ पे एनवायरनमेंट जो है हमारे टोटली सोसाइटी को क्या करता है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। वैसे ही एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए हम लोग भी एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए करते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट में चले जाओ या फिर जहाँ पे हो वहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट बना दो। तो इस पूरे वीडियोज में हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए एनवायरनमेंट क्या, सबसे पहले तो एवरीथिंग सराउंड अस उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। जो सारी चीजें हमारे आसपास में रहती है उसी चीज को क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। जो हम लोग आसपास जो पेड़ दिखाई देते हैं, उसके अलावा जो हमारे आसपास में जो भी चीज आप देख रहे हो आपके पास में उपस्थित है आसपास में, वो सारी चीजें क्या है, एनवायरनमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। और ये चीज हमको देखने वाला है, जैसे हमको जो दिखाई दे रहा है उस पर देखे तो ये डिजिटल बोर्ड है, पेन है, फैन है, टीवी है, एसी है, जो भी हमारे आसपास में कैमरा दिखाई दे रहा है, मोबाइल्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एनवायरनमेंट के ही क्या होते हैं, बाई प्रोडक्ट होते हैं। मतलब है एनवायरनमेंट से ही मिलके क्या होते हैं, बने होते हैं। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट रिसोर्स होता है एनर्जी का, वो क्या है, सन है। उसको हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करके। एक होता है नेचुरल, दैट इज गिफ्टेड बाय द नेचर, वो एनवायरनमेंट जो गिफ्ट नेचर के द्वारा दिया गया होता है उसको हम लोग नेचुरल एनवायरनमेंट क्या कहते हैं। तो इस पूरी स्कोप को इस माइंड मैप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि जो एनवायरनमेंट साइंस है, एनवायरमेंटल साइंस हमारा है, जिसमें एनवायरनमेंट साइंस का ये टोटल क्या है, हमारा माइंड मैप है एनवायरनमेंट में। फर्स्ट हम लोग चीज समझेंगे, इंट्रोडक्शंस देखेंगे। इंट्रोडक्शंस में हम ये समझेंगे कि एनवायरनमेंट, इंट्रोडक्शंस टू एनवायरमेंटल साइंस, उसके इंट्रोडक्शन क्या है, एनवायरनमेंट साइंस क्या होता है। तो देखिए definition and scope of environment science: environmental system and their interaction, atmosphere, hydrosphere, geosphere, biosphere, these spheres are included in environment. Hydrosphere, the land where water available, and geosphere, life available, land available, biosphere where the life can sustain, atmosphere where the एयर क्या होते हैं जहां पे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एटमोस्फेयर कहते हैं। और एटमोस्फेयर को भी 5 क्या क्या कैटेगरी में डिवाइड किए गए, बट हमको केवल ये समझना है ये सारी चीज जो इंक्लूड होती हैं, हाइड्रोस्फीयर, जियोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमोस्फेयर, सब एनवायरनमेंट के ही स्कोप में आते हैं। सस्टेनेबिलिटी यानी इट्स प्रिंसिपल को हम समझेंगे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है, आप जानते हो गवर्नमेंट ने क्या क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बनाया है, सो दैट हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। बहुत ज्यादा मात्रा में जिस एनर्जी का हम लोग यूज कर रहे हैं उसकी वजह से आने वाली जनरेशन को क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो सस्टेनेबिलिटी भी क्या है, बहुत ही जरूरी है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटलिज्म एंड की एनवायरमेंटल इशूज। और की एनवायरमेंटल इशूज में अभी सबसे बड़ी जो आ रही है वो क्या आ रही है, ओजोन लेयर की बात आ रही है। ओजोन लेयर जिस तरीके से उसकी वजह से लगातार टेम्परेचर और तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसकी वजह से एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डेंजर सिचुएशंस में क्या हो चुका है, आ चुका है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोलॉजी और इकोसिस्टम्स क्या होते हैं, वो इसी के पार्ट्स में आते हैं, इसके पार्ट्स होते हैं।
जिसमें बेसिक इकोलॉजिकल प्रिंसिपल में देखेंगे ना तो एनर्जी का फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल होता है, पॉपुलेशन, इकोलॉजी, कम्युनिटी और इकोलॉजी, इनको क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। मेजर बायोम्स एंड इकोसिस्टम, जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रासलैंड्स हो गया, डेजर्ट हो गया, वेटलैंड हो गया, एक्वेटिक सिस्टम हो गया, ये सारा इकोसिस्टम किसमें आता है, इकोलॉजी की स्टडी में हम लोग देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, बायोडाइवर्सिटी आप जानते हो, डाइवर्सिटी और बायो मतलब लाइफ होता है, मतलब वो जहां पे जीवन रहता है और उसमें विविधता देखने को मिलती है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज फाउंड इन इंडिया ऑल्सो, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे पूरे अर्थ पे, नॉट ओनली इंडिया बट ऑन अर्थ ऑल्सो, उसको हम लोग समझेंगे। उसके अलावा देखेंगे ना थ्रेट्स, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। अभी अरावली पर्वत को हमने देखा था, कटाई हो रही थी, उस पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया। तो अरावली पर्वत की कटाई की वजह से, माइनिंग की वजह से अरावली पर्वत क्या हो रहा है, वीक होता जा रहा है। वो नेचर को प्रोटेक्ट करता था, उसकी वजह से हमारा उत्तराखंड क्या होता था, प्रोटेक्टेड एरिया रहता है। लेकिन उस अरावली का जो होता है ना, माइनिंग की वजह से वो वीक हो चुका है, वहां के एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डेंजर हो चुके हैं। अगर अरावली नहीं रहेगी तो आगे हमें क्या बहुत सारी समस्याओं को देखना पड़ सकता है, एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत सारे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। उसके अलावा पॉल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज है, पॉल्यूशन में भी हम लोग देखेंगे, हैबिटेट लॉस, जैसे डिफोरेस्टेशन होता है, पेड़ की कटाई होती है, तो क्या होता है उनके जो वहां पे जो स्पीसीज रहते हैं, जो एनिमल्स रहते हैं, जो बर्ड्स रहते हैं, जो भी वहां पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको प्रॉब्लम्स आती है। उसके अलावा जो उस पर डिपेंड वुड कटर होते हैं, उनको भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ये स्कोप्स होते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में देखेंगे, देयर आर नॉट ओनली 3 टाइप ऑफ पॉल्यूशन जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वाटर पॉल्यूशन और क्या एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन आते हैं, और क्या सॉइल पॉल्यूशन हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें आएंगे एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज एंड लाइट पॉल्यूशन। ये सारे पॉल्यूशन के टाइप होते हैं, 5 टाइप्स के क्या किए जा रहे हैं पॉल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं हमारे एनवायरमेंट पे, बैड इंपैक्ट डालते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सोर्सेज एंड इंपैक्ट ऑफ पॉल्यूशन एंड इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, इसकी वजह से देखिए ह्यूमन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, इकोसिस्टम में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती है देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल का अगर इशू देखोगे तो आप जो नागासाकी और हिरोशिमा पे अगस्त में जो अटैक हुआ था, अमेरिका ने किया था, वहां पे आज भी लोग क्या होते हैं, विकलांग ही पैदा होते हैं। उसके अलावा हमारे इंडिया में एक घटना घटी जिसको हम भोपाल गैस ट्रेजेडी नाम से जानते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग, 3-4 हजार लोग क्या हो गए थे, डेथ होकर गए थे गैस के निकलने से, जिसका नाम क्या था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। यानी कि उसकी वजह से वहां पे जो लोग थे उनके जो जनरेशन होता है जेनेटिक्स में वो क्या हो चुका था, जा चुका था। और वहां के जो जेनेटिक्स में जाने का मतलब है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या होता है, वो बढ़ता जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं इनबॉर्न डिजीज जो होती है, ठीक है, इनबॉर्न डिजीज। वहां पर नागासाकी, हिरोशिमा में भी इसका प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखेंगे उसको, एनवायरमेंट सॉरी पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, स्ट्रेटेजी ला रहे हैं, रिसाइकल करना, पॉल्यूशन को डंप करना, सो दैट हम लोग अपने एनवायरमेंट को क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। ये इसी के स्कोप में आता है एनवायरमेंटल स्टडीज में। उसके अलावा एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड पॉलिसी, ये तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पॉलिसी नहीं होती हेलमेट पहनने की तो हमको नहीं लगता कोई हेलमेट पहन के जाता। और यहाँ पे एक चीज तो मैं भी बताऊंगा, आप बताना आपका मत क्या है, क्योंकि जिस चीज का पैसा लगता है लोग उसका यूज करना क्या कर देते हैं, लिमिटेड कर देते हैं। जैसे हमारे गांव में देखेंगे ऐसा होता है ना कि अगर पानी नहाने का है तो हम लोग 20-20 लीटर, 40-40 लीटर, 60-60 लीटर एक आदमी नहाते हैं। वही शहरों में जाते हैं तो 20 लीटर से 40 लीटर में उनको क्या करना होता है, कपड़ा भी धोना पड़ता है, उसी से उनको क्या करना होता है, बर्तन भी मांजने पड़ते हैं, तो उसी से खाना भी बनाना पड़ता है। और उस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, वो कनेक्शन लिए होते हैं, उनके पैसे लगते हैं मंथली, तो उसको बहुत ही संयम से यूज करते हैं। तो आप बताइए, जिस तरीके से हमारे गांव के एरिया में वाटर का यूज होता है, दूसरी जगह उसी वहीं पे स्कार्सिटी को देखा जाता है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ समय बाद अगर वाटर पे भी हम लोग पैसा लगा देते हैं कि वाटर इतना लिमिटेड यूज होना चाहिए, तो हम भी इसका यूज क्या कर सकते हैं, पॉलिसी बना करके रेगुलेट कर सकते हैं, और जो वेस्ट ऑफ वाटर है उसको भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि रेन वाटर होता है उसको भी स्टोर कर सकते हैं, रेन वाटर से हम लोग गार्डनिंग का काम, एग्रीकल्चर सेक्टर्स में उसका यूज कर सकते हैं, बट ऐसा हम लोग करते नहीं है। रिसाइकल करके वाटर कर सकते हैं, घर की धुलाई हम लोग क्या कर सकते हैं, रेन वाटर से कर सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग किस पानी का यूज करते हैं, वो पानी जो पीने वाला पानी होता है। तो ये जो एक्सेसिव यूज है ना, ये आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप बताइएगा आपका मत क्या है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। हमको जहां तक लगता है ऐसा अगर हो जाए तो मुझे लगता है कि जो 80 लीटर पे हम लोग बात कर रहे हैं वो 80 लीटर नहीं होगा, 8 लीटर पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
आगे देखो, हम लोग क्लाइमेट चेंज में बात करें तो क्लाइमेट चेंज में भी एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा इश्यूज है। क्लाइमेट चेंज तो जान लीजिए, अभी देख लीजिए टेम्परेचर कितना है, डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, बहुत बड़ा थ्रेट हो चुका है हमारे अर्थ के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट फॉर द अर्थ, ये पूरे अर्थ के लिए क्या हो चुका है, थ्रेट हो चुका है, ठीक है। इसको आगे देखेंगे तो साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, क्लाइमेट भी लगातार चेंज देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग ऑफ पॉपुलेशन, ऑटोमोबाइल्स और पेट्रोल एंड डीजल्स जो लगातार बढ़ती जा रही है, इसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी क्या हो रहा है, बहुत इंक्रीज हो रहा है। दिल्ली का एरिया जाके देखो, मतलब शरीर कांपते हैं जाने से, मतलब अजीब महसूस होता है उस एरिया में, टेम्परेचर को देखोगे तो। अब कहीं भी जाइएगा जहां गंदा एरिया होता है आपको टेम्परेचर ज्यादा महसूस होता है। उसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, कॉन्टिन्यूअसली हमारे एनवायरमेंट में क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ग्रीन हाउस जो ओजोन लेयर है उस चीज को प्रोटेक्ट कर रही है, वो वीक होती जा रही है हमारे वजह से। जो हमारा एक्सेसिव यूज है, हमारा जो एक्सेसिव पॉल्यूशन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका वजह रीजन कौन है, हम खुद हैं। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या होता है, सी लेवल राइज। अब क्या करना है, कंपनीज जो है अपने वेस्ट को पानी में डाल देती हैं, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कौवा वाली कहानी हम लोग पढ़े थे कि कौवा गया और स्टोन डालता है तो उसके पानी क्या होते हैं, उठते जाते हैं। तो जब पानी का स्तर उठेगा तो समुद्र का भी स्तर उठेगा, और समुद्र का स्तर उठेगा तो साइक्लोन आएगा, तो पहले तो कम पानी लेके आता था, अब क्या करेगा, ज्यादा लेके आएगा। तो इसकी वजह से राइज ऑफ सी लेवल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स कि जहां पे लैंड होने चाहिए थे वो भी इंक्रीज करके बढ़ गया आगे। जैसे आप देखोगे फिलीपींस के जकार्ता जो है वो भी क्या हो रहा है, डूब रहा है। मतलब इसी की वजह से हमारा पोर्ट ब्लेयर डूबा हुआ है, वो एक्सेसिव राइज हो रहा है। और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो डंप है, पानी में कुछ भी डालोगे पानी उतना ही क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है उसका वेट के अकॉर्डिंग। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यही बताता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है, उसके अलावा ओशियन एसिडिफिकेशन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एसिड रेन भी हमको देखने को मिलता है। एसिड रेन की वजह से पूरी फसल खराब, हमारे स्किन के लिए भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। एसिड रेन जो होता है, क्लाइमेट चेंज में अगर देखेंगे मिटिगेशन स्ट्रेटजी क्या है, तो रेन्यूएबल रिसोर्स, एनर्जी इफिशियंसी और कार्बन कैप्चर, कार्बन के यूज को क्या करें हम लोग, कंट्रोल करें। उसके अलावा एनर्जी इफिशियंसी, रेन्यूएबल एनर्जी का हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, यूज करें। रेन्यूएबल एनर्जी आर द एनर्जी विच कैन बी जनरेटेड अगेन एंड अगेन, जिसको बार बार जनरेट कर सकते हैं वो रेन्यूएबल एनर्जी होती है। बट इरेन्यूएबल जिसको दोबारा यूज हम लोग नहीं कर सकते, अभी हम लोग को आगे मिलेगा जिसमें इस चीज को और डीपली समझ पाएंगे। स्कोप में देखेंगे सोर्स मैनेजमेंट क्या है। रेन्यूएबल एनर्जी जिसको बार बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है, बायोगैस एनर्जी है। ये एनर्जी जो गोबर गैस हम लोग यूज किया करते थे, हम लोग क्या करते थे, गोबर गैस यूज किया करते थे पहले, तो वो दोबारा यूज कर सकते हैं हम लोग। ध्यान से देख लो, रेन्यूएबल एनर्जी होता है उसमें। उसके अलावा नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज आते हैं जिसमें फॉसिल फ्यूल मिनरल, जो पेट्रोल डीजल का हम लोग यूज करते हैं उसका हम यूज दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनको नॉन रेन्यूएबल में रखा गया है। सस्टेनेबल रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ऐसा रिसोर्स प्रैक्टिस करना सो दैट ये आने वाली जनरेशंस भी उसका क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे, वो प्रैक्टिस करना। एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड रिसोर्स वैल्यूएशन, इसलिए एनवायरमेंटल साइंस को अलग किया गया है, रिसोर्स वेरिएशंस अलग किए गए। जब आप आगे की ज्योग्राफी पढ़ोगे और डीपली इसको क्या कर पाओगे, समझ पाओगे। रेन्यूएबल नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। हाइड्रो, अब ये समझ लो सोलर से, सोलर विंड एनर्जी है, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो उसको हम लोग बार बार कर सकते हैं। और सोलर जैसे पेट्रोल एक बार में खत्म होता है, सोलर खत्म नहीं होता। विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो उसको भी बार बार हम लोग जनरेट कर सकते हैं, वो खत्म नहीं होता। हाइड्रो वाटर से भी जनरेट करते हैं डैम पे, वो भी खत्म नहीं होते। बायोगैस से लाइट वगैरह हम लोग जलाते हैं, वो भी क्या होते हैं, खत्म नहीं होते, मतलब एक से ज्यादा बार उसको यूज कर लेते हैं। तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसको दोबारा से हम लोग यूज कर सकते हैं। बट फॉसिल फ्यूल्स में जो पेट्रोल डीजल्स आते हैं हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स में क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो 5 स्कोप्स हम लोग 5 पॉइंट बहुत अच्छे से समझे। छठे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, लैंड यूज मैनेजमेंट एनवायरनमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इशू रिलेटेड टू डिफोरेस्टेशन, देखो पेड़ों की कटाई होना, फिर से डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन को ध्यान से समझना। डेजर्टिफिकेशन जो राजस्थान का थार डेजर्ट है वो भी डे बाय डे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि पानी बढ़ेगा जितना, राइज ऑफ लेवल बढ़ेंगे उतना पानी स्तर बढ़ेगा, तो जो लैंड होता है उसको भी क्या कर देगा, सैंड में कन्वर्ट कर देगा। जैसे लोगों के साथ रहोगे जिसका इम्पैक्ट ज्यादा रहेगा वैसा आप खुद बन जाओगे, ऐसा यहाँ पे भी होता है। डेजर्टिफिकेशन की वजह से देखो कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग का खेत है, डेजर्टिफिकेशन इसको
पेड़ से चारों तरफ पेड़ लगा करके प्रोटेक्ट किया गया है। प्रोटेक्ट करने से क्या होगा, पेड़ लगाओगे तो इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़ी रहती हैं। इसका जो होगा डेजर्टिफिकेशन, ये डेजर्ट चारों तरफ फैलेगा नहीं फैलेगा, क्योंकि पेड़ अपने जड़ को चारों तरफ से क्या किए हुए हैं, बांधे हुए हैं। तो इसलिए पेड़ों को लगाया जाता है डेजर्ट के पास में, सो दैट वो जड़ को पकड़ ले और डेजर्टिफिकेशन इंक्रीज ना हो पाए। और जब डिफोरेस्टेशन करोगे तो डेजर्टिफिकेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके अलावा लैंड डिग्रेडेशन को देख लो, लैंड डिग्रेडेशन क्या होगा, अगर डेजर्ट इंक्रीज हो रहा है, जो हमारी फर्टाइल लैंड है वो भी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो लैंड हम जहां पे कर सकते थे फार्मिंग को वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो डेजर्टिफिकेशन से इसका एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है, पेड़ बहुत ही हमारे लिए क्या होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। उसके अलावा देखो अगली चीज हम लोग देखेंगे, इसीलिए हम लोग को सबसे पहले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ाया जाता है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन जो देखते हो ना, ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेता है, ऑक्सीजन कम देता है, वो देने का काम करता है। यानी कि लाइफ में जीने के लिए दो ही चीज जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होता है, ऑक्सीजन। और वो कहाँ से मिलता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से मिलता है। ये करता कौन है, प्लांट। तो सोच लो प्लांट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और प्लांट का अगर कटाई होगा तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा कौन, हमारे पापा। वो कहाँ से ले पाएंगे, नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना, ऑफरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना होगा, पेड़ों को बढ़ाना होगा, एनवायरमेंट को बचाना होगा। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यार, नहीं तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगी और जिंदा भूखे मर जाएंगे, और ऐसे सांस लेने में दम घुट के क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगला देखो, एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी एंड रिस्क असेसमेंट। टॉक्सिकोलॉजी जो जहरीली चीजें हैं उनके बारे में पढ़ाई को टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। Introductions to the environmental toxicology, toxicants, exposure pathways or effects, environmental risk assessment method, environmental health impact of pollutants, purpose and process of environmental assessment, impact assessment। उसके अलावा हम क्या पढ़े, environmental impact mitigation strategies। मतलब इस स्कोप में हम लोग रिस्क मैनेजमेंट को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में हम समझेंगे ये जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं, जो टॉक्सिकेंट्स रिलीज होते हैं हमारे एनवायरमेंट में, वाटर के थ्रू भी होते हैं जो पॉल्यूशन से, उसके अलावा एक्सपोजर पाथवे है उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसकी वजह से उसको हम लोग स्टडी करेंगे। जैसे देखिएगा हम लोग यूरिया और पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, तो एग्रीकल्चर मान ली यूरिया और हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज किए और रेनिंग हुआ, यानी बारिश हुई, तो बारिश होने के बाद से वो पानी कहाँ चला जाता है, बह करके गड्ढे में चला जाता है, और वहां के भी स्पीसीज को क्या करता है, खतरा पहुंचाता है, हार्मफुल होता है। और वो अगर सोचा आप यूरिया खाओगे तो आपको क्या होगा, तो कुछ समय बाद वही जो स्पीसीज होती हैं वो पानी पिए होते हैं, उनके बॉडी में वो पेस्टिसाइड्स जाते हैं, और उसी मछलियों को हम लोग क्या करते हैं, बहुत मजे से खाते हैं, जिसकी वजह से हम भी मजे से हॉस्पिटल में क्या हो जाता है, पहुंच जाते हैं। तो ये जो टॉक्सिकेंट्स है इसको रोकने के लिए बहुत सारे क्या किए जाते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स लाती है, इसमें अवेयरनेस को फैलाती है। अब आप जहर खा रहे हो, बोलो जिंदा रहना है तो कैसे जीवित रह सकते हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट का एक ही चीज है, अगर किसी चीज को रोकना है तो सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस, उसके बारे में उसकी जानकारी दे देना। उसके बाद अगर वो करता है, उसको पता है कि जहर है, कर रहा है, तो बहुत महान इंसान, उसको करने दो, रोको मत। अब सोचो जो सिगरेट पीता है कितना महान इंसान होता है, उस पर लिखा होता है सिगरेट इज इंजरियस फॉर योर हेल्थ, और उसके बाद भी वो क्या करता है तो जिगर का मजबूत आदमी है ना, उसको और 2-4 दे देना चाहिए। एनवायरमेंटल इफेक्ट मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज को कम करने की स्ट्रेटेजीज को क्या करेंगे हम लोग समझेंगे। उसके अलावा जो एनवायरमेंटल पॉलिसी और लॉ है, एनवायरमेंटल इथिक्स और सोशल जस्टिस है जो लास्ट टॉपिक होगा, इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो लॉज और पॉलिसी है, मेजर एनवायरमेंटल लॉज एंड रेगुलेशंस, जिसमें हम लोग देखेंगे ना फॉरेस्ट रिजर्वेशंस में 1972 लॉज आए थे, फिर से टाइगर प्रोजेक्ट आया था, हमारे टाइगर्स को भी क्या करने के लिए, बचाने के लिए। बहुत ज्यादा रेड डेटा बुक में स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है, जो खत्म होने वाली, उनके बारे में स्टडी को देखते हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट जैसे देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है, फिर से एनवायरमेंटल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, एथिक्स प्रिंसिपल होता है, नेचर एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, इकोसेंट्रिक, एनवायरमेंटल जस्टिस इश्यूज, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल बर्डन एंड बेनिफिट्स, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि कई ऐसे एरिया हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्या होता है, कोल का यूज होता है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशंस भी हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रोल ऑफ सोसाइटी क्या होता है उसको देखेंगे। फिर से अगर देखेंगे, सबसे जो हमें अभी तक बताते आए हैं वो क्या था,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि भैया एनवायरमेंटल इथिक्स और सोशल जस्टिस को समझो। और इसकी वजह से सोचो SC ST जो लोग रहते हैं फॉरेस्ट में उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी प्रॉब्लम होती होगी रहने के लिए। ऐसे ही थोड़ी रिजर्वेशन उनको दिया गया, उनके लाइफ को जाके देखो कितनी मुश्किल होती है। हमारी जो द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट है 2014 से, उनकी लाइफ में घटनाएं देखो, उनके पिताजी का डेथ, उसके बाद उनकी मम्मी का डेथ, कंटिन्यूअसली 1 साल के बाद 1 साल ब्रदर का डेथ, हस्बैंड का डेथ, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनती है। सोचो क्या क्या जिगर रहा होगा उनके अंदर, क्या जज्बा रहा होगा एक लड़की के अंदर, वो भी इसी एरिया से बिलोंग्स करती है, ट्राइबल एरिया। बहुत मुश्किल होता है उस लाइफ में जीना। ट्राइबल पीपल जो SC ST होते हैं, हिज बिगेस्ट मोटिवेशन इन दिस वर्ल्ड, बहुत बिगेस्ट, वो भी वोमेन होकर के। तो यहाँ पे देख लो, ध्यान से समझ लेना, जो एनवायरमेंटल एथिक्स क्या है, सोशल जस्टिस, एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी इनोवेशन होना चाहिए सो दैट हम उसको कंट्रोल कर सकें। फिर से एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स इवेल्युएशंस भी होने चाहिए। फिर से सिटीजन साइंस एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि जब तक सिटीजन और कम्युनिटी एंगेज नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं कि हाँ मिलकर के हम ये जो समस्या आई है इसको खत्म करेंगे, तब तक पॉसिबल नहीं है कि हम इसको क्या कर पाए, खत्म कर पाए। तो जिंदगी मौत न बन जाए, संभालो यारो, ये गाना कभी इतिहास में गाया जाता था। अगर हम इसको नहीं बचाते हैं तो हम भी इस गाने को गाते गाते क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अच्छी कोई वीडियो पे टॉपिक चाहते हो तो उसको क्या कर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।